हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या कि राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो इसकी जो प्रोसीजर थी, जो डेवलपमेंट थी, तो वो वेस्ट में पहले स्टार्ट हुई। सो in this topic there are total 4 subtopics: tradition of historiography, modern historiography, development of scientific perspective in Europe and historiography, and notable scholars. So we will start now. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या कि राइटिंग एंड स्टडीज़ आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव मतलब कि एम होता है टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी मतलब कि सीक्वेंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। तो पास्ट में जो कुछ भी इवेंट्स हुए थे तो उन्हें समझना और उनका सीक्वेंस लगाना, मतलब इसके बाद ये इवेंट हुआ था और उनका इंटरकनेक्शन। सो ये है हिस्टोरिकल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, एम है ये। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यूस है। In the physical and natural sciences, the empirical method means laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. तो फिज़िकल और नेचुरल साइंस में तो जो हमारा रेगुलर साइंस होता है तो वहाँ पे हम लैब में परफॉर्म करते हैं। सो जो कुछ भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स है और ऑब्जर्वेशन है तो हम वहाँ पे डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो सब कुछ मतलब हमारा जो लैब में का एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उससे हम वेरीफाई करते हैं। जो भी हम रीड करते हैं तो वो लैब में जाके हम क्रॉस चेक करते हैं। सो दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन द इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो हम कभी भी जा सकते हैं और किसी भी जगह पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस लैब में अगर ये परफॉर्म किया तो ये आंसर एक होगा और अलग से अगर दूसरी लैब में किया तो उसका आंसर दूसरा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कहीं भी जाके और किसी भी टाइम पे जाके ये चेक करोगे तो उसका जो आपका ये होगा आंसर होगा तो वो सेम ही होगा irrespective time and space. So those laws can be tested and proved repeatedly. तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं, जो हम बुक में पढ़ रहे हैं तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं लैब में जाके। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. तो जैसे हम साइंस में करते हैं तो वैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लैब में जाके। So this is so because we were not present in the historical time and space and the historical events cannot be recreated. तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जब हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था तो उस वक्त उस जगह पे हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। और वो जो इवेंट हुआ था तो उसे हम रिक्रिएट भी नहीं कर सकते, उसे फिर से दोहरा भी नहीं सकते। तो इस वजह से हम इन जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे जो हिस्ट्री में होते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। Also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. तो हिस्ट्री में जो लॉज वगैरह हैं तो वो हम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ। सो इसके बाद में क्या है, टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो अभी हिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। जो कुछ भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में लिखा है तो वो जानने वाला एक एक्सपर्ट चाहिए होगा हमें, जिससे कि वो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पता होगी। स्क्रिप्ट मतलब क्या कि लिखावट, कौन सी लिपि में वो लिखा गया है उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। सो ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एट्सेट्रा।
तो अभी ये जो एक्सपर्ट है तो उन्हें एग्जामाइन करना होगा। क्या एग्जामाइन करना होगा? ऑथेंटिसिटी मतलब कि ट्रूनेस, रियलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का उन्हें ऑथेंटिसिटी, उनका जो रियलनेस है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का चेक करना होगा और किस प्रकार से। तो क्राइटेरिया क्या है? लेटरिंग स्टाइल मतलब कि उसकी जो लेटर्स लिखे हैं तो उसकी कैसी लिखावट है। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग। देन मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर मतलब पेपर कब कब तैयार किया गया है, ओके, और कौन से टाइप का पेपर है। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी। तो ये सब जो है वो रियल ये क्राइटेरियाज है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। Such a document is further scrutinized by historian with the help of relevant historical references. So scrutinize मतलब क्या कि वेरीफाई करना होगा, क्रॉस चेक। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आर फर्दर स्क्रूटिनाइज मतलब ये और फिर से क्रॉस चेक होंगे बाय हिस्टोरियन मतलब कि जो कि हिस्ट्री की स्टडी कर रहा है उसे बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरियन। सो विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का यूज़ करके और उन्हें फिर से और वेरीफाई किया जाएगा और क्रॉस चेक किया जाएगा। तो अभी ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की एक डायग्राम दी है, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। सो फर्स्ट इज एग्जामाइनिंग रिलीवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। रिलीवेंट मतलब कि सिमिलर। सो सिमिलर जो रेफरेंसेस होंगे, ओके, जो अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे है तो उन्हें एग्जामाइन किया जाएगा। Then collecting historical information, highlighting the process that led to historical transitions, carrying out comparative analysis. So जो भी हमारे पास historical information है उसे collect करना, then highlighting the process that led to historical transition. Transition मतलब कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना। तो जो कुछ भी जैसे रीजन्स होंगे हिस्टोरिकल ट्रांजिशन के लिए तो उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। देन कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस भी कैरी आउट करना होगा। देन अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो जो हिस्ट्री के बारे में रेफरेंसेस हैं तो उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, उन्हें समझना होगा, ओके, एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन दी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। मतलब कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट्स होंगे तो उन्हें भी अंडरस्टैंड करना होगा। देन फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है तो उसके बारे में कुछ उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें फॉर्मुलेट करना होगा, उन्हें एक्सप्रेस करना होगा, ये ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, इस प्रकार से। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब क्या कि कुछ जैसे कि सपोज या फिर थ्योरम जो होते हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करना कि सपोज ऐसा हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ऐसे। देन क्रिटिकली एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो कुछ भी सोर्सेस हमारे पास हैं तो उन्हें क्रिटिकली एग्जामाइन करना होगा, ओके, मतलब कि उसकी छानबीन करनी होगी। देन नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। सो फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्चिवल साइंस, manuscriptology, epigraphy, study of inscription, then analysis of lettering style, linguistics, numismatics, then that is study of coins, and genealogy means study of lineage. तो ये सब है हिस्ट्री की ब्रांचेस। आर्कियोलॉजी मतलब क्या कि जहाँ पे हम जो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनकी स्टडी करना, इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। देन आर्चिवल साइंस मीन्स कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पुराने ज़माने की जो हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट्स होती है तो वो उनका कलेक्शन, तो उसे स्टडी करना, इसे बोलते हैं आर्चिवल साइंस। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब क्या कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो उनका स्टडी मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी में किया जाता है। देन एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब क्या कि जो कार्विंग होता है स्टोन पे तो उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, और उसकी स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल मतलब कि किस प्रकार से वो लेटर्स लिखे गए हैं उसका एनालिसिस। देन लिंग्विस्टिक्स मीन्स अबाउट द स्टडी अबाउट द लैंग्वेज। देन न्यूमिस्मैटिक मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, एंड जीनियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिनिएज मीन्स जनरेशन्स का स्टडी करना।
इसका बेटा वो था, फिर उसका बेटा वो राजा बना। ओके, तो इस प्रकार से जीनियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेस होते हैं उन्हें क्रिटिकली एग्जामाइन करना होता है, मीन्स क्रॉस चेक करना होता है, और फिर वो हिस्टोरिकल नरेटिव जो है वो लिखेंगे, उसे बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी. The writing of critical historical narrative is known as historiography. तो जो historical narrative है उसे लिखना, ओके, मतलब कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सिक्वेंशियली लिखना, उससे बोलते हैं historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. और जो कोई भी लोग, जो इंसान ऐसे नरेटिव लिखता है उसे बोलते हैं historian. So the historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. तो historian cannot include every past event in his narrative. जो भी past events हुए थे तो हर एक event वो अपने narrative में, अपने जो ये हुआ है, डिस्क्रिप्शन हुआ है, तो उसमें वो इंक्लूड नहीं कर सकता. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. तो वो उसने जो कुछ भी इंक्लूड किया है उसके राइटिंग्स में, तो वो किस पे डिपेंड होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब कि वो किस प्रकार पे, किस इवेंट की ओर ध्यान देता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसने क्या क्या इंक्लूड किया है और क्या एक्सक्लूड किया है. सो हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो उसकी जो राइटिंग की स्टाइल है तो वो उस पर डिपेंड करती है कि वो किस चीज़ पे, किस इवेंट पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. तो ये जो ट्रेडिशन है हिस्टोरिकल राइटिंग की, तो मतलब कि हिस्टोरियोग्राफी की, तो ये प्रीवैलेंट मतलब पॉपुलर, तो उस ज़माने में वो, मतलब एंशियंट टाइम में ये पॉपुलर नहीं थी. So however, that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it. लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें उनके हिस्टोरिकल टाइम का पता ही नहीं था, या फिर ऐसे भी नहीं कि वो ईगर नहीं थे कि उनकी हिस्ट्री में क्या हुआ इसे जानने के लिए. ओके, उनके पास ये ट्रेडिशन नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं था अपने हिस्ट्री के बारे में, या फिर वो जानने के लिए ईगर नहीं थे. Then ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. तो ये जो ancient people थे तो उन्हें ऐसा लगा, उन्हें ऐसी ज़रूरत लगी कि अपनी जो हमारी जो लाइफ की स्टोरीज़ है, या फिर हमारा जो वैलर मतलब कि हिम्मत, शौर्य, पराक्रम, तो हमारी या हमारे एंसेस्टर्स की जो कुछ भी ये पराक्रम की स्टोरीज़ है तो वो हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचानी चाहिए, ऐसे उन लोगों को लगा. सो एंशियंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेड्स एट्सेट्रा फॉर दिस पर्पस. सो इसीलिए एंशियंट कम्युनिटीज़ ने ये जो उनकी स्टोरीज़ थी वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, वेरियस मीन्स, ओके, तो कुछ साधन इस्तेमाल किए, जैसे कि केव पेंटिंग्स, केव्स के अंदर पेंटिंग्स करना, स्टोरी टेलिंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये जाती है. देन सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेड्स मतलब मराठी में जिसे पोवाड़ा बोलते हैं. ओके, सो मतलब कि ब्रेव स्टोरीज जो है वो सॉन्ग्स के माध्यम से बताना. सो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया था पुराने ज़माने के लोगों ने. So these traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography. So ये सब जो है ये ट्रेडिशनल मीन्स है. ओके, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ट्रेडिशनल मीन्स है, स्टोरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताना. Now next is modern historiography. 4 main characteristics of modern historiography. So 4 main characteristics are there. उससे पहले हम ये जो बॉक्स है उसमें देखेंगे डू यू नो the earliest inscription in the Louvre Museum. So the above picture shows a fragment of the earliest inscription. अभी देखो, ये मैं जूम कर रही हूँ, तो ये देखो इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि स्टोन पे कार्विंग किया है.
तो क्या दिखाया है यहाँ पे, द अबाउ पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, जो कि सबसे पहले इंस्क्रिप्शन हुआ था, तो ये वो है। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड एंड स्पीयर्स इज सीन हियर। तो देखो जो ऊपर का पार्ट है तो वहाँ पे स्पीयर और है उनके शील्ड है, ओके। तो वो वहाँ पे दिख रहा है, एंड द जनरल इज़ इन दी फ्रंट, ओके। तो ये जो फ्रंट में एक इंसान है वो जनरल है, और उसके पीछे उसकी सेना है जिन्होंने कि स्पीयर और शील्ड पकड़ के रखा है। सो द tradition of recording historical events can be traced back to Sumer civilization in Mesopotamia. तो क्या है द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट, तो ये कहाँ तक जाती है, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट की रिकॉर्डिंग की ट्रेडिशन ये कहाँ तक जाती है, तो सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो ये बहुत ही पुराना मतलब एंशियंट हिस्ट्री का टाइम है, जैसे कि हमारे इंडिया में हड़प्पा और मोहनजोदारो था, तो उसी प्रकार ये जो मेसोपोटामिया एक कंट्री है और वहाँ का जो सिविलाइजेशन है ये सुमेर सिविलाइजेशन है, ओके। जैसे कि यहाँ पे सिंधु सिविलाइजेशन था, बस वैसे ही। तो उस वहाँ तक ये मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ है हिस्टोरियोग्राफी का। सो नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स फाउंड बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शंस। तो सुमेर सिविलाइजेशन के राजा और उन्हें जो कुछ भी बैटल्स किए तो उनकी स्टोरीज, तो ये सब प्रिजर्व किया है, ये सब इंस्क्रिप्शन में प्रिजर्व किया गया है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउट डेट्स बैक टू 4500 BCE। BC मतलब क्या कि बिफोर कॉमन इरा। तो ये जो हमने इंस्क्रिप्शन देखा है इस जो पिक्चर में है, तो ये 4500 ईयर्स BCE है। अभी क्या है हमारा 2022 है, मतलब कि 2022 साल पहले ज़ीरो था, और उससे भी 4500 ईयर्स आगो इट वॉज 4500 BCE, मतलब आज से तकरीबन 6500 साल पुराना, ओके। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये, so it records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at the Louvre Museum in France. तो ये है कि दो जो कंट्रीज़ है, ओके, तो दो किंगडम्स है, तो उनके बीच में ये जो बैटल है ये हुई थी, वो बताता है ये इंस्क्रिप्शन, और ये अभी फ्रांस के लॉवर म्यूज़ियम में रखा गया है। So again we will turn towards the modern historiography. So its characteristics, 4 characteristics are there. Its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. So ये जो method है ये scientific principles पे depend करती है historiography, okay. So it begins with the formation of relevant questions. Relevant मतलब उसके related, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो कुछ भी थियरी है हमारी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमन का विचार होना, इसे बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन है सेंटर में। So these questions are anthropocentric, means related to human. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period. तो मतलब क्या कि एखादे पर्टिकुलर पीरियड में एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज़ ने उसके मेंबर्स ने क्या क्या काम किया, कितने महान काम किए, ओके। तो ये सब वो वहाँ पे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। तो हिस्ट्री क्या करता है कि डिवाइन मतलब कि ईश्वर या ईश्वरी शक्ति और ह्यूमन डीड, इसमें कोई भी इंटर रिलेशन हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता है, मतलब कि भगवान है और भगवान सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी हिस्ट्री बताता नहीं है। नाउ आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। तो ये जो क्वेश्चंस है तो उनके आंसर्स रिलायबल एविडेंस से आंसर किए जाते हैं, जो कुछ भी एविडेंस उस ज़माने के हैं तो उससे वो आंसर किए जाते हैं। सो हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो इंसान ने पास्ट में जो कुछ भी काम किए होंगे तो उस प्रकार से उसका ग्राफ हिस्ट्री प्रेजेंट करता है। मतलब कि जैसे कि वॉर किया होगा तो वॉर में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जीवित हानि होती है, तो मतलब वो जो ग्राफ है तो उसकी वैल्यू तक कम होगी, उसका जो कर्व है वो नीचे जाएगा, और जब कुछ भी अच्छा काम होगा तो वो ग्राफ ऊपर जाएगा। इस प्रकार से वो ग्राफ रिप्रेजेंट होता है।
So it is said that the modern historiography with above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writings. तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये उसका जो बेस है वो है एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग में. सो हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. हिस्ट्री जो है वो ग्रीक टर्म है. हीरोडोटस ये है एक ये साइंटिस्ट है, द ग्रीक हिस्टोरियन. ओके, ही इज़ अ ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ 5th century BCE यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज. तो ये जो हिस्ट्री वर्ड है, तो ये हीरोडोटस जो एक ग्रीक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने 5th century में BCE में एक बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज. तो उसके ऊपर से ये हिस्ट्री वर्ड आया है. सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी. So till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. तो 18th century तक यूरोप में रिमार्केबल प्रोग्रेस, ओके, मतलब कि बहुत ही उल्लेखनीय उन्होंने प्रोग्रेस की थी, विकास किया था. किसका, कौन से फील्ड में? फिलोसॉफी एंड साइंस में. फिलोसॉफी मीन्स तत्वज्ञान, एंड साइंस में उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस की थी. देन स्कॉलर्स बाय देन had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. तो वो जो स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने क्या किया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ. ओके, तो ये जो कुछ भी एविडेंसेस थे, तो उन पे साइंटिफिक मेथड अप्लाई की एंड उनका जो ऑथेंटिसिटी है, तो वो उन्होंने चेक किया. Now the philosophical discussions focused more and more on the objectivity in history and historiography. So क्या है, philosophical discussion होते थे. ओके, तो वो कौन से ऊपर होते थे, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर होते थे? On the objectivity in history and historiography. ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उनका फिलोसॉफिकल डिस्कशन ज़्यादा था, फोकस होता था. So prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. तो प्रियर टू 18th century मतलब कि 18th century से पहले क्या होता था, जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थी, तो वो जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन था, तो वो सिर्फ डिवाइन फिनोमेना पे था. मतलब कि ईश्वर कैसा है, उसकी शक्ति और वो कितना महान है, बस इसी ये जो टॉपिक्स थे, तो उन्हीं के ऊपर उनका डिस्कशन होता था. हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनारियो बिगैन टू चेंज इन 1737 CE. द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी. सो उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो सिनारियो था, मतलब कि ये सिचुएशन थी, वो चेंज होने लगी थी. 1737 में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, ओके, जो जर्मनी में फाउंड हुई थी, तो वहाँ पे इट वॉज द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़. तो उसको देख के, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी को देख के, बाकी के यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने यूनिवर्सिटी में हिस्टोरिकल स्टडी के लिए एक अलग से डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो है वो फाउंड किया. सो नेक्स्ट इज़ नोटेबल स्कॉलर्स. The contributions of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contributors of a few notable scholars. Scholars means what? Historians. तो कुछ historians दिए हैं, उन्हें हमें study करना है. So first is René Descartes, 1596 to 1650. So René Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. तो उसने क्या बोला है रेने डिकार्ता ने, दैट foremost among the, he was a foremost among scholars, मतलब कि important था, who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. तो मतलब जो कुछ भी historical documents है, evidences हैं, तो उन्हें ये करो, verify करो, ओके, क्रॉस चेक करो, बहुत ही मतलब उनकी छानबीन करो. So among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. So क्या दिया है उसने कि never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded.
तो उसने अपने बुक में, उसका जो बुक था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो इस बुक में उसने एक ये दिया है, रूल दिया है, ओके, जो कि सभी साइंटिस्ट है तो उनके ऊपर उसने एक इम्पैक्ट डाला। तो क्या है ये रूल? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। मतलब कुछ भी ट्रू है ऐसे मत पकड़ो, मत ऐसे एज्यूम करो, जब तक कि टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, जब तक कि सारे के सारे हमारे जो डाउट है वो हमारे ये नहीं हो जाते, मतलब कि जो शंका निरसन बोलते हैं तो वो नहीं हो जाता, तब तक कोई भी जो ये है एनी कुछ भी एक्सेप्ट मत करो, ओके। So next is Voltaire. Voltaire's original name was Francois Marie Arau. So he was French. ये French था. He opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography. तो उसने क्या बोला कि जो हमें सिर्फ दिखता है वही ट्रूथ नहीं है, ओके, मतलब कि सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स का सीक्वेंस यही सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी नहीं, तो उसके अलावा और क्या है, कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ओके, मतलब कि उनकी ट्रेडिशन कैसे थी उस ज़माने की। देन ट्रेड, उनका व्यापार। इकोनॉमी, मतलब कि उनकी इकोनॉमिक सिस्टम कैसी थी। देन अर्थव्यवस्था कैसी थी। एग्रीकल्चर, उनकी जो एग्रीकल्चर का टाइप है, कौन कौन से क्रॉप्स थे, ऐसे, ओके। तो ये सब भी हिस्टोरियोग्राफी में इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. Okay, तो इसने क्या बताया कि ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट उतने ही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री की राइटिंग के लिए। So thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. तो ये जो वॉल्टेयर है वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर है। Now next is George William Friedrich Hegel from 1770 to 1831. So Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. तो उसने क्या बोला कि जो historical reality है वो logical manner में होनी चाहिए। To him, the timeline of historical events was indicative of progress. तो उसके लिए ये जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है, ओके, तो मतलब क्या कि हिस्ट्री जो है वो इंसान की प्रोग्रेस दिखाती है। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as a new evidence would come forth. मतलब कि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो धीरे धीरे नए नए एविडेंसेस सामने आएंगे, और इसी वजह से जो हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन है वो हर बार, मतलब हर ज़माने के साथ वो बदल जाता है। So with Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. तो हेगेल के हिसाब से क्या है कि जो भी साइंटिफिक मेथड है, तो ये जो हमारे हिस्टोरिकल मेथड है तो वो भी साइंटिफिक मेथड के बराबर ही है, उससे कम हम इसे नहीं समझ सकते। The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. तो उसके जो लेक्चर्स और आर्टिकल्स थे तो ये एक बुक में पब्लिश किए जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, ओके। एंड हिज बुक रीज़न इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन, तो उसकी एक बुक थी रीज़न इन हिस्ट्री, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ गुड टू नो दिस। According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. तो हेगेल के हिसाब से क्या है grasping of the meaning of any event, मतलब किसी भी इवेंट को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ इन टू डायरेक्ट अपोजिट्स, ओके, मतलब कि उसके लिए हमें दो डायरेक्ट अपोजिट्स का अज्यूम करना होगा। ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। सो मतलब क्या कि किसी भी इवेंट का ट्रू नेचर हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वहाँ पे दो अपोजिट्स नहीं हो। फॉर एग्जांपल ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड एट्सेट्रा, ओके। ट्रू होगा तो फॉल्स भी होगा और गुड है तो बैड भी है, ओके। तो इस हिसाब से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false, similarly good and bad. So this method of analysis which is based on opposites is known as dialectic. So इस method को हम बोलते हैं dialectic.
इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग विच इज़ कॉल्ड थीसिस। तो पहले हम थीसिस लेते हैं, ओके, थीसिस होता है पहले, और उसके बाद देन अनदर थियरी इज प्रपोज्ड विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द थीसिस। तो उसके बाद हम लेते हैं थीसिस के अपोजिट, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट, इट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस। थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है। आफ्टर अ थरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड विच इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ बोथ। जिस्ट मतलब कि सार। तो इन दोनों का, थीसिस और एंटीथीसिस का लॉजिकल डिस्कशन होने के बाद दोनों में जो कुछ भी जिस्ट है मतलब कि सार है, तो वो निकाल के द थीसिस एंड द एंटीथीसिस, ओके, तो ये दोनों का जो सार है वो निकाल के हम एक दूसरा थीसिस लिखते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग इज एट द न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों का सार होता है, और ये जो नया होता है उसे बोलते हैं सिंथेसिस। Now next scholar is Leopold von Ranke. So he was from 1795 to 1886. So historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. So historiography है तो ये जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर थे लियोपोल्ड वॉन रैंक, तो उनके वजह से ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुई थी। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च की क्रिटिकल मेथड बताई। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents. तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें से जो ली गई जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with the greatest care. तो देखो अभी तक जितने भी स्कॉलर्स थे तो उन सभी ने यही बताया था कि जो कुछ भी हमें एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री के, तो उन पर डायरेक्टली विश्वास नहीं रखना चाहिए। उन्हें पहले हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामाइन करना चाहिए, और उसके बाद ही हम ये देखेंगे कि उसके जो इन्फॉर्मेशन है तो वो सही है या गलत है। अब तक जो स्कॉलर्स थे तो उनका सभी का यही कहना है कि उन्हें पहले एग्जामाइन करना पड़ेगा। सो ही बिलीव्ड दैट विद दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। सो ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो उन्होंने जो है कि इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया, मतलब अपोज किया। इमेजिनेटिव नरेशन मतलब कि जो ऑथर होता है तो वो खुद की हिसाब से ही बस इमेजिन करता है कि ऐसा था वैसा था, मतलब रियलिटी के हिसाब से नहीं, अपने ही मन से। So collection of his article is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. तो उनके 2 बुक्स थे, Theory of Practice of History and Secret of World History. Now next is Karl Marx. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. So 19th century में हिस्टोरियोग्राफी का कुछ अलग ही हमें व्यू दिखाई दिया, ओके, जो कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से था। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं थे। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मतलब क्या कि जो मेन आइडिया थे, मतलब जो मेन हिस्ट्री हमारा होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो बस वो हिस्ट्री जो है वो बस ऐसा ही नहीं है। इट इज़ अबाउट लिविंग पीपल, मतलब कि लोगों का रहन सहन कैसा था ऐसे। सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रीवैलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। तो ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय देयर फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल। फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल मीन्स फंडामेंटल नीड ऑफ मैन क्या है कि हमारा फूड, देन क्लॉथ, एंड आफ्टर दैट हाउस, ओके, होम। सो ये है उसकी फंडामेंटल नीड्स। तो ये फंडामेंटल नीड्स एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रीवैलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। तो मतलब ये 3 इंसान की ज़रूरतें हैं, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी जो ओनरशिप है, मतलब कि अभी फूड, जैसे कि फूड कौन बनाता है, कपड़ा कौन बनाता है, मकान कौन बनाता है, ओके, तो इन जो बनाने वाले हैं उनसे इस इंसान का कैसा रिश्ता है, ओके, तो ये है उसका मतलब हिस्ट्री का ये नया रूप।
So the accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. So accessibility of these means to different strata मतलब क्या कि जो different strata है मतलब हमारे सोसाइटी के different levels है तो उन्हें ये सब मिलता ही है एक साथ मतलब एक समान इसमें मिलता है प्रपोर्शन में मिलता है ऐसा नहीं है। कुछ लेवल्स है जिनके पास ये बेसिक थिंग्स लेने के लिए भी पैसे नहीं होते और कुछ लोग होते हैं कि वो उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो ये सर So this inequality causes a division of the society into classes leading a class struggle. तो इस वजह से क्या है कि सोसाइटी में बहुत सारे क्लासेस आ गए और उनमें जो है वो स्ट्रगल है जैसे कि गरीब और अमीर लोगों का स्ट्रगल ओके उन दोनों के आपस में नहीं जमती ऐसे। So according to Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. तो मार्क्स के हिसाब से क्या है ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल है ह्यूमन हिस्ट्री मतलब क्लास स्ट्रगल है as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes। तो मतलब जिनके पास ये प्रोडक्शन है तो वो जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं बाकी के लोगों को। सो दास कैपिटल ट्रीटीज रिटन बाय हिम इज़ द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये दास कैपिटल जो बुक है कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ तो ये पूरे वर्ल्ड में रेफर हुआ जाता है। Now next is Annales School. At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France. तो ये जो 20th century के onset मतलब लास्ट में हिस्टोरियोग्राफी जो है वो फ्रांस में एक नए स्कूल के साथ पैदा हुई। So which is known as Annales School. उसे बोलते हैं Annales School. Annales School gave a new direction to history writings. जो Annales School है तो उसने हिस्ट्री राइटिंग के लिए एक न्यू डायरेक्शन दी। It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. तो अभी क्या दिया है कि इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट अभी हिस्ट्री क्या है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स किंग्स ग्रेट लीडर्स और पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी ये सब सिर्फ इतना ही नहीं है हिस्ट्री में। इसके सिवाय और क्या है क्लाइमेट है ओके हमारा वेदर है देन लोकल पीपल कौन से एरिया में कौन कौन से लोग रहते हैं ये देन एग्रीकल्चर देन ट्रेड मतलब व्यापार टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि पुराने ज़माने में जैसे लेटर्स लिखते थे अभी आज के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है मोबाइल फ़ोन है ओके उसके बाद सोशल मीडिया है तो ये सब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी मतलब कि अभी जो हमने कार्ल मार्क्स का देखा कि क्लास तो उसके हिसाब से कौन कौन से क्लासेस में ये लोग जो है वो डिवाइड किए गए हैं और उनकी साइकोलॉजी कैसी है तो ये सब भी है हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। सो द एनएल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस तो ये जो एनएल स्कूल है वो फ्रेंच हिस्टोरियंस से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। Feminist historiography means the restructuring of the historiography from the perspective of woman। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन पर्सपेक्टिव मतलब कि व्यू तो वुमन के हिसाब से लेडीज़ के हिसाब से कैसा व्यू होता है उससे बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन डी ब्यूवियर helped in establishing the fundamentals of feminism। तो ये जो सिमोन डी ब्यूवॉयर है तो ये है एक फीमेल ये स्कॉलर ओके हिस्टोरियन तो उनकी जो राइटिंग्स है तो उसने जो है वो फंडामेंटल्स फेमिनिज्म की जो है वो बेसिक्स जो है वो बताई थी। So she was French okay the feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominated perspective of history। तो ये जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है तो उसने सिर्फ मतलब औरतों को वुमन को ही हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया बल्कि और क्या किया है टू रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो जो
मेल डोमिनेटेड व्यू है हिस्ट्री में, मतलब क्या कि सिर्फ हिस्टोरियंस की ही इंक्लूजन है, उसमें औरतों को कोई स्थान नहीं है। तो ये इस बात पे भी फोकस करता है। उसके बाद में क्या है, इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू it draws historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union institutions working for their cause, their family life, etc. ओके, तो इसमें जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, तो इसमें क्या है फोकस, किन किन चीज़ों पे किया है, तो एम्प्लॉयमेंट, ओके, तो वुमन की एम्प्लॉयमेंट, देन देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, ट्रेड में उनका कैसे रोल होता है, देन इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज, मतलब कि जो सामाजिक संस्था हम बोलते हैं औरतों के लिए, तो वो, देन देयर फैमिली लाइफ एट्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में इंक्लूडेड है। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो 1990 के बाद जो कुछ भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स की गई, तो उसमें जो वुमन है वो इंडिपेंडेंट दिखाई गई है सोशल क्लास में। तो अभी हम लास्ट टॉपिक में जाएंगे इस लेसन के, तो इट इज़ माइकेल फौकॉल्ट 1926 to 1984। The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept of historiography। तो ये जो माइकल फोकॉल्ट है, फ्रेंच हिस्टोरियन थे, और उन्होंने जो है वो हिस्टोरियोग्राफी का नया कंसेप्ट सामने लाया। ही इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज argued that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपनी बुक लिखी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, मतलब पहले से जो प्रैक्टिस थी, मतलब पहले से जो ये था कि अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो कुछ भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स सिक्वेंशियली अरेंज करना, बस यही हमारा हिस्टोरियोग्राफी नहीं है। तो उन्होंने और क्या बताया, ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। ओके, तो उन्होंने क्या बोला और कि आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ, मतलब कि जो कुछ भी हम आर्कियोलॉजी, मैंने पहले भी बोला था कि जो पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनकी स्टडी, तो जो ये स्टडी है तो वो डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ, मतलब अभी हम जो देख रहे हैं बस वही हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ऐसे नहीं, बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन दी पास्ट, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी ट्रांजिशंस हुए थे, मतलब कि एक फेज़ में दूसरे फेज़ में जाना, तो वो सब कुछ भी था ये इसमें हिस्टोरियोग्राफी में ये सब भी इंक्लूडेड है। So Foucault felt that explaining the transition in history is more important। तो Foucault को क्या लगा कि जो हिस्ट्री में ट्रांजिशन हुआ था इसे एक्सप्लेन करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। He called his method the archaeology of knowledge। तो इस मेथड को उन्होंने नाम दिया archaeology of knowledge। So the Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis। तो क्या है, फोकॉल्ट ने और किस पे ध्यान दिया, अनएक्नोलेज्ड एरियाज, मतलब कि जो एरिया जो है, जो टॉपिक्स जो है वो बाकी के हिस्टोरियंस ने एक्सक्लूड किए, तो इन टॉपिक्स को भी फोकॉल्ट ने हिस्टोरियोग्राफी में स्थान दिया, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओके, मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो, देन साइंस ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जैसे डॉक्टर्स वगैरह वो, और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो जेलर वगैरह होते हैं तो ये सब भी उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस में स्थान दिया। So thus the scope of historiography kept continuously expanding, writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television etc. came into practice। तो अभी हिस्टोरियोग्राफी जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, ओके, और उसकी राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, तो ये सब भी हिस्टोरियोग्राफी में ही आता है। क्या, तो लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एट्सेट्रा, ये सब कुछ भी, इसके ऊपर भी जो राइटिंग की जाती है तो ये सब भी हिस्टोरियोग्राफी में आती है।
तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। अभी मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी, जैसे कि अभी एग्ज़ाम में आपको ये जो स्कॉलर्स है वो और उनके जो बुक्स है तो उसके बारे में मैच द पेयर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट तो जो है कि रेने देकार्ता। तो रेने देकार्ता का क्या है, बुक इज डिस्कोर्स ऑन द मेथड। हाँ, सो रेने देकार्ता, तो उसका जो बुक है कि डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ओके, सो ये जो बुक है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये रेने देकार्ता। तो ये तुम कैसे याद रखोगे देकार्ता एंड डिस्कोर्स, डी। ओके, रेने देकार्ता डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसके बाद में है वॉल्टेयर का कुछ भी बुक नहीं है। ओके, इसके बाद जो कार्ल मार्क्स है तो उसका था दास कैपिटल। सो कार्ल मार्क्स, KARL, कार्ल एंड दास कैपिटल। सो दास कैपिटल की स्पेलिंग क्या है, DASKAPI। सो कार्ल का KA एंड कैपिटल का KA। सो इसे तुम ऐसे याद रखोगे, कार्ल एंड कैपिटल। ओके, उसके बाद में जो माइकेल फोकॉल्ट है तो उनका है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो देखो माइकेल की स्पेलिंग MICHE, ओके, एंड ARCHE, आर्कियोलॉजी में भी ARCHE। तो इस प्रकार से CH करके तुम ध्यान में रखना, माइकेल फोकॉल्ट CHE एंड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ARCHA। ओके, तो इस हिसाब से तुम्हें अभी जो मैंने 3 बुक्स दिए हैं, जो रेने देकार्ता है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ओके, उसके बाद में जो है कि कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल KAKA एंड माइकेल फोकॉल्ट का आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज CH और CH करके। और अभी जो बचे हैं 2 बुक्स, तो जो है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, तो उसका है रीज़न इन हिस्ट्री, एंड लियोपोल्ड वॉन रैंक का है द सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी इसमें देखो, जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल है, ओके, तो उसके नाम में 4 वर्ड्स आर देयर, और उसका जो बुक है रीज़न इन हिस्ट्री, तो उसका उस हिसाब से बुक का नाम छोटा है। और जो लियोपोल्ड वॉन रैंक है तो उसके दोनों बुक्स के नाम देखो बड़े बड़े हैं, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बस ऐसे ही याद रखना कि जो स्कॉलर का नाम बड़ा है तो उसके बुक का नाम छोटा है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल का रीज़न इन हिस्ट्री और लियोपोल्ड वॉन रैंक। ओके, तो हेगेल के हिसाब से ये जो नाम है वो छोटा है, लियोपोल्ड वॉन रैंक, तो उसके जो दोनों बुक्स है उसके नाम बड़े हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें इसे याद में रखना है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो इसके बाद में अभी जो कुछ भी आगे के लेसन्स होंगे वे ये मैं थोड़ा जल्दी ही पोस्ट करूँगी। थैंक यू।